प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। अपनी बात शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करने का अनुरोध करता हूं। दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा कि आज की बात की शुरुआत कहां से करूं। इस दुविधा की ठोस वजह भी है। कुछ माह पूर्व जब मैं एनजेपी इंडिया की टीम के साथ झज्जर स्थित ऐतिहासिक गुरुकुल में गया था, तब उद्देश्य था गुरुकुल के गौरवशाली अतीत व वहां स्थित अनूठे म्यूजियम की खूबियों से आपको अवगत करवाना। मगर इस बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने गुरुकुल और म्यूजियम की खूबियों से पहले हमें गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की चर्चा करने पर मजबूर कर दिया। गुरुकुल स्थित म्यूजियम की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करते समय हमें एक चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। यह दृश्य था तात्या टोपे, मंगल पांडे और आज़ादी पूर्व आज़ादी बाद के अनेकों शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के मध्य महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की तस्वीर का होना। गुरुकुल में नाथूराम गोडसे का इस तरह होना चौंकाने वाला था। म्यूजियम की वीडियोग्राफी पूरी करने के बाद हम वापस अपने ठिकाने पर आ गए। गुरुकुल पहुंचते ही हमने प्रभारी आचार्य विजयपाल से गुरुकुल के इतिहास के बारे में पहले ही विस्तार से बात कर ली थी, इसलिए कुछ खास पूछना बाकी नहीं रहा था। मगर गोडसे को लेकर मन में कई सवाल थे। ऑफिस पहुंचकर हमने गहराई से हर पहलू पर विचार किया। मुझे लगा कि कोई शरारती तत्व गुरुकुल में लगी शहीदों की तस्वीर के बीच गोडसे की तस्वीर को रख गया है, जिससे गुरुकुल बदनाम हो जाए। इसलिए हमने निर्णय लिया कि गोडसे की तस्वीर के बारे में पहले आचार्य विजयपाल से बात करेंगे और जब भी झज्जर जाने का अवसर मिलेगा तब पहले आचार्य विजयपाल से यह जानने का प्रयास करेंगे कि किसने और कब यहाँ पर गांधी को मौत की नींद सुलाने वाले गोडसे की एंट्री करा दी है। हम जल्दी में इसलिए भी नहीं थे क्योंकि हम देखना चाहते थे कि क्या गोडसे की तस्वीर अपने ठिकाने पर बरकरार रहती है या आचार्य विजयपाल, सरकार या प्रशासन या किसी जागरूक व्यक्ति की निगाह में आने पर इसे हटवा दिया जाएगा। खैर, इसी माह हमें फिर से झज्जर जाने का अवसर मिल गया, मगर हम तब चौंक गए जब आचार्य विजयपाल ने बिना हिचक तमाम शहीदों में ही गोडसे की भी गिनती कर डाली। अब तो पूछने के लिए कुछ बाकी रहा ही नहीं था। इस वीडियो में आप म्यूजियम और गुरुकुल के इतिहास पर हमारी और आचार्य विजयपाल की बातें तो बाद में सुनिए, मगर पहले विजयपाल की ये वीडियो सुनिए। हम आचार्य विजयपाल जी से पहले बात करके गए थे। दोबारा कुछ ज़रूरी बातें रह गई, हमको आज गुरुकुल झज्जर में फिर आना पड़ा है। आपको दोबारा कष्ट दे रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कोई बात नहीं। आचार्य जी, यहाँ जो हमारे कैमरामैन शूटिंग वगैरह करके ले गए थे, तो हम जब उनको एडिट कर रहे थे, संपादित कर रहे थे, तो एक खास बात समझ में आई। वो देखा उसमें गोडसे की प्रतिमा जो है अंदर है। जी। तो ये प्रतिमा कब लगी, कितना समय होगा इसको? तस्वीर जो गोडसे की लगी हुई है, ये बलिदान भवन है। उसके अंदर जो शहीद हुए हैं या जिन्होंने देश के लिए काम किया है, देश की आज़ादी के लिए अथवा देश के उत्थान के लिए, उन लोगों की तस्वीरें बलिदान भवन में लगाई गई हैं। जैसे बहुत से साधु सन्यासियों की भी होंगी और आर्य समाज के जितने भी सन्यासी रहे, वह सेना में जिन्होंने सीमाओं के ऊपर अपनी कुर्बानी दी देश की रक्षा में, और इसी प्रकार देश की आज़ादी के लिए आंदोलन में जिन्होंने शहादत दी, उन सभी के चित्र उसमें हैं। वो तो आचार्य जी देखे, वो तो सारे के सारे बहुत गौरव का एहसास होता है। लेकिन जब नाथूराम गोडसे की तस्वीर आई, महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, सबको पता है, आपको पता है, तो वो कब लगाई और किसने लगाई और आपकी सहमति कैसे हुई उस पर? वो तो जब आर्य समाज, गांधीवाद और गोडसे, ये कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए आप तक आना पड़ा। वो ऐसा है, जब ये बलिदान भवन बनाया उसी समय इन सभी लोगों की मूर्तियां बनाई गई थी, लगवाई गई थी। तो इसको हो गए लगभग 20 वर्ष बनवाए हुए बलिदान भवन। गोडसे की पहले नहीं थी? पहले मैं एक बार घूम के गया था, तब नहीं थी जो है ना। वो तो सभी की मूर्तियां पहले से ही है। पहले से ही। तो मतलब ये हमको ये लगा कि अब 2-4 साल में आई, ऐसा नहीं है ना। ऐसा 20 साल से ही गोडसे की मूर्ति लगी हुई है। चलो, हाँ, जैसा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जिन लोगों की अहिंसा में आस्था है और जिनके मन में महात्मा गांधी के प्रति सम्मान है, उनके लिए गुरुकुल आचार्य विजयपाल की बातें चिंता पैदा करने वाली है।
मैं इस बात से सहमत हूं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान होना चाहिए। अपने से विपरीत विचार रखने वाले को भी असहमत होते हुए भी पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। मगर हम जिन्हें राष्ट्रनायक मानते हैं उनमें अगर सबसे बड़े चेहरे महात्मा गांधी के हत्यारे को महानायक की तरह स्थान दिया जाएगा तो ये अक्षम अपराध होगा। और अगर मोदी, मनोहर और आरएसएस के स्वयंसेवकों के लिए गोडसे आदर्श हैं तो हिम्मत दिखाएं और गांधी का नाम लेना छोड़कर सार्वजनिक रूप से गोडसे का महिमा मंडन करके दिखाएं। माना सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी पर गांधी को गाली देना और गोडसे को महिमा मंडित करना लंबे समय से चला आ रहा है, मगर गुरुकुल में गोडसे की तस्वीर का आना और शासन प्रशासन का यूँ अनजान बने रहना तो यही बताता है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। ये बहुत चिंता की बात है। गुरुकुल के म्यूजियम को देखने के लिए कुछ वर्ष पहले मैं वहाँ गया था, मगर तब मुझे ये तस्वीर नज़र नहीं आई थी। मगर आचार्य विजयपाल 20 वर्षों से इसे यहीं पर लगी हुई बता रहे हैं, तो फिर भूपेंद्र हुड्डा और उनका गांधीवाद कहाँ सो रहा था। अब एक निवेदन, गोडसे पर चर्चा के बाद गुरुकुल और इसकी खूबियाँ सुनना और देखना मत भूलिए। यहाँ स्थित संग्रहालय में हरियाणा की प्राचीन धरोहर के दर्शन होते हैं। यहाँ पर मौजूद दुर्लभ कलाकृतियों से ध्यान नहीं हटता। संग्रहालय में पुरातात्विक महत्व की कई दुर्लभ वस्तुएं हैं। विभिन्न स्थानों से मिले सिंधु घाटी व अन्य सभ्यताओं के ज़माने के सैकड़ों सिक्के, पुराने ज़माने के हथियार, बर्तन, मूर्तियाँ, पुराने ज़माने की चौखटें, वाद्य यंत्र, खिलौने, मालाओं के मन के, दुर्लभ पांडुलिपियाँ और प्रेरक पत्र मौजूद हैं। आप वीडियो में इन्हें देख रहे हैं। आप गुरुकुल के आचार्य विजयपाल को सुनते जाएं और साथ में दुर्लभ वस्तुओं को देखते जाएं। आपको गुरुकुल में लगी गोडसे की तस्वीर कचोट रही हो तो कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद। आज हम मौजूद हैं झज्जर के ऐतिहासिक गुरुकुल में और हमारे साथ मौजूद हैं गुरुकुल के अधिष्ठाता आचार्य विजयपाल जी। आचार्य विजयपाल जी से गुरुकुल की स्थापना से लेकर के अभी तक का थोड़ा सा इतिहास कम शब्दों में जानते हैं। ये हमें बताएंगे कि गुरुकुल में कितने छात्र इस समय विद्या अध्ययन कर रहे हैं और किस तरह की हम पढ़ाई करवा रहे हैं और खेलों की हमारी क्या गतिविधियां। बारी बारी से पहले गुरुकुल की स्थापना को लेकर के बात करते हैं। महाराज श्री हमको बताओ, गुरुकुल की स्थापना को लेकर के कब हुई, कैसे हुई? गुरुकुल की स्थापना झज्जर निवासी पंडित विश्वम्भर दयाल जी ने सन 1916 में स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा नींव रखवा की। स्वामी श्रद्धानंद जी ने इसकी आधारशिला रखी। उस समय से निरंतर सन 42 तक कभी स्वामी ब्रह्मानंद, कभी पूर्णानंद, इस तरह आचार्य रहे और बीच बीच में कभी शिथिलता भी आई। कुछ बाहर के लोगों के द्वारा व्यवधान भी डाले गए और कभी गुरुकुल चल पड़ता और कभी बीच में व्यवधान आके उसमें बाधित हो जाता है। लगभग कितने साल हो गए स्थापना को? इस समय 107 वर्ष। तो सन 1942 में स्वामी ओमानंद जी महाराज, जो पूर्व में आचार्य भगवान देव जी के नाम से विख्यात हुए, उनको यहाँ पर कार्यकारिणी के द्वारा लाया गया और उनको ये सारी जिम्मेवारी गुरुकुल की सन 1942 में सौंपी। जहाँ तक मुझे ध्यान है, उस गुरुकुल की स्थापना के दौर में बाद में राजनीतिक चेतना जागी और यहाँ के जो आर्य समाज के प्रवर्तक थे, आर्य समाज के प्रणेता थे, उन लोगों ने इस पूरे रोहतक, झज्जर, इस बेल्ट में आर्य समाज की जो परंपरा थी, विचारधारा थी, उसको आगे बढ़ाया। क्या इस गुरुकुल का भी आर्य समाज की विचारधारा को बढ़ाने में योगदान है? बिल्कुल, आर्य समाज के द्वारा ही गुरुकुल आरंभ से संचालित है और उस समय के पंडित जगदेव सिंह सिद्धांती, प्रोफेसर शेर सिंह जी कार्यकारिणी के अधिकारी होते थे। उन्हीं के द्वारा स्वामी ओमानंद जी, क्योंकि उस समय आर्य समाज के प्रचार प्रसार में ब्रह्मचारी अवस्था में संलग्न थे और दिल्ली क्षेत्र में उनका विशेष, क्योंकि नरेला उनका जन्म स्थान रहा, वहीं पर वो विद्यार्थी आश्रम, ब्रह्मचर्य विद्यार्थी आश्रम के नाम से एक आश्रम संचालित करते थे और आसपास के क्षेत्र में उनके द्वारा आर्य समाज के प्रचार प्रसार में काफी योगदान था। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए प्रोफेसर शेर सिंह और जगदेव सिंह सिद्धांती और तत्कालीन कार्यकारिणी के और भी कई मेंबर उनकी सेवा में पहुंचे, उनसे निवेदन किया गुरुकुल को संभालने के लिए। उस समय से सन 1942 से स्वामी ओमानंद जी ने तत्कालीन आचार्य भगवान देव
इस संस्था को संभाला। उसके बाद निरंतर ये संस्था काफी गतिमान रही और यहाँ के अनेकानेक स्नातक पूर्ण विद्या ग्रहण करके भारतीय शास्त्री अन्य विषयों में भी, जैसे बहुत से साधु सन्यासी बने, आर्य समाज का काम अनेक प्रांतों में जाकर के गुरुकुलों का संचालन करना, गुरुकुलों की स्थापना करना, और इसी प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से कार्य करना, आर्य समाज के आंदोलनों को सुचारू रूप से चलाना, इस तरह का कार्यक्रम यहाँ के स्नातकों के द्वारा निरंतर जारी रहा। वर्तमान में भी संपूर्ण भारतवर्ष में यहीं के स्नातक लगभग अधिकतर गुरुकुलों के संस्थापक या आचार्य संचालक हैं। बहुत अच्छी बात है। अपना जो जिस तरह के यहाँ पर छात्र हैं, आचार्य जो यहाँ रह रहे हैं, अपने यहाँ कितनी कृषि भूमि काम चल जाता है या बाहर से खाद्यान्न लाना पड़ता है? खाद्यान्न तो पूरा कार्य नहीं चलता क्योंकि गौशाला भी है, 2 गौशालाएं यहाँ संचालित है, तो गौशालाओं के लिए भी काफी अन्न की आवश्यकता, चारे की आवश्यकता रहती है। तो अन्न संग्रह इस सीजन में करते हैं। अनाज के वक्त आसपास के क्षेत्र से लगभग 35-40 गांव से आसपास से अन्न संग्रह किया जाता है और सभी क्षेत्र के वासी इन गांव के भरपूर सहयोग गुरुकुल की। लगभग कितना मन अनाज जो है यहाँ लग जाता है? लगभग 1500 मन अनाज यहाँ खर्च होता है। और यहाँ अपनी जमीन में, क्योंकि सारी जमीन खुद कृषि नहीं करते, उस जमीन ठेके पर दी हुई है, इसलिए यहाँ अपनी जमीन का 500-400 मन अनाज होता है और 1000 मन अनाज बाहर से अन्न संग्रह के द्वारा। अब एक एक करके हम संक्षिप्त में सेवा प्रकल्पों पर बात करते हैं। हमारे यहाँ सेवा प्रकल्प जो है, जैसे गौशाला है, खेल गतिविधियां हैं, कुश्ती है, हम उनको सेवा में ही मान करके, विद्या अध्ययन को भी सेवा में ही मान करके जानना चाहें तो एक एक करके हमें यहाँ जो गुरुकुल में गतिविधियां चल रही है, सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, उनके बारे में बताएं। सबसे पूर्व तो जैसे शिक्षा का ही क्षेत्र है, विद्यार्थी 6ठी कक्षा से यहाँ प्रवेश दिया जाता है और आचार्य तक की शिक्षा की व्यवस्था है। उसमें संस्कृत और संस्कृत व्याकरण का विशेष महत्व है। उसके साथ साथ अन्य विषयों का अध्यापन भी करवाते हैं। आधुनिक जैसे हरियाणा शिक्षा बोर्ड के जो विषय चलते हैं वो भी साथ में है, अंग्रेजी, गणित, साइंस और इतिहास वगैरह वगैरह। और मुख्य रूप से संस्कृत आधुनिक और प्राचीन दोनों का समन्वय। हाँ, दोनों का समन्वय। तो इस तरह से शिक्षा का कार्यक्रम चलता है। कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं इस समय? इस समय 250 छात्र अध्ययन कर रहे हैं और 6ठी कक्षा से आचार्य कक्षा तक की व्यवस्था है अध्ययन की। 6ठी से आचार्य तक की, शास्त्री, विशारद वगैरह जो मध्यमा की परीक्षाएं चलती है। मध्यमा की परीक्षा चलती है। मध्यमा और आचार्य नहीं, शास्त्री और आचार्य। हम यहाँ के संग्रहालय के बारे में जानना चाहेंगे। इस संग्रहालय की स्थापना कब हुई, किसने की? संग्रहालय की विशेषता क्या है? संग्रहालय की स्थापना स्वामी ओमान जी महाराज ने ही तत्कालीन आचार्य भगवान देव जी ने सन 1966 में की। और वो जहाँ कहीं भी खेड़ों से जो भी संग्रह लाया गया उनके द्वारा हुआ, वो सारा सामान यहाँ एकत्रित है और संपूर्ण यौन अवस्था उन्होंने इस ऐतिहासिक पुरातत्व उनको पुरातात्विक वस्तुएं उनको एकत्रित किया, उनको एकत्रित करने में पूरा टाइम लगाया। और वो ऐतिहासिक दृष्टि से वर्तमान में भारतवर्ष के अंदर भारतीय सरकार के पास तो भले ही हो, नहीं तो अन्य प्रांतों में कोई इतना बड़ा संग्रहालय नहीं है। हरियाणा राज्य के पास भी ऐसा संग्रहालय नहीं है। तो आचार्य श्री, 2 महत्वपूर्ण बातें हम जानना चाहेंगे। एक तो आजादी से पूर्व, आजादी के आंदोलन में गुरुकुल का योगदान, और इसके बाद हम बात करेंगे आजादी के बाद की शिक्षा
में योगदान और दूसरे विषयों पर। पहले हम आजादी पूर्व जो योगदान रहा गुरुकुल का, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। आजादी से पूर्व स्वामी ओमानंद जी ने यहाँ बहुत विशेष कार्य किया, और जब आजादी मिलने को थी सन 47 में, उस समय मारकाट हुई। यहाँ के जैसे यहाँ से मुस्लिम पाकिस्तान में भेजे गए और वहां से हिंदू यहाँ आ रहे थे। उस समय दोनों ही उन राज्यों में, प्रांतों नहीं, देशों में, पाकिस्तान में भी और यहाँ भी मारकाट हुई। तो उस वक्त स्वामी जी महाराज ने यहाँ एक छावनी बना करके, और जिनको इस तरह की तकलीफें थी उनको यहाँ आश्रय दिया। घायलों को चिकित्सा, हाँ, सभी भोजन, सारी व्यवस्था, मतलब बिना सुरक्षा, जी सुरक्षा दी। हाँ, भोजन की व्यवस्था सब यहाँ पूरी टेंट लगा करके, और एक छावनी के तौर पर स्वामी जी महाराज ने उस समय काम किया। उनके साथी ब्रह्मचारी हरिशरण और फतेह सिंह भंडारी, और इस तरह से उन्होंने जुट करके बहुत बड़ा काम इस आजादी के आंदोलन के वक्त इस संस्था के द्वारा किया गया। तो गुरुकुल में जैसे हम देख रहे हैं सामने ये जो खेती है, ये अपनी खाद विहीन प्राकृतिक खेती हाँ, है। हाँ, प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती यहाँ करते हैं। जो वर्तमान फार्मिक खाद जो है वो नहीं चलाते, क्योंकि गौशालाओं के द्वारा काफी अपना गोबर का खाद तैयार करते हैं, और वही सारी जमीन वो गौशाला की तो बात रहेगी, कितनी गायें हैं और हमारे यहाँ कितना दुग्ध उत्पादन है, और क्या गौशाला आर्थिक रूप से स्वावलंबी है, अपने पैरों पर खड़ी है, या गौशाला का खर्च लेना पड़ता है बाहर से? पहले गौशाला का खर्च बाहर से लेना पड़ता था, लेकिन वर्तमान में कुछ दुधारू गायें काफी लेकर के, और उससे दुग्ध का उत्पादन अच्छी उस मात्रा में हो रहा है। लगभग 5.5 या 6 क्विंटल प्रतिदिन दूध का उत्पादन हो जाता है, और उससे आर्थिक स्थिति ऐसी बात है कि वो अपने पैरों पर निर्भर है। कितनी गाय है? हाँ, इस समय गाय है 450। वो अलग अलग जो क्वालिटी हाँ, की, विभिन्न नस्लों की गाय है। विभिन्न नस्लों की, वो कौन कौन सी है? जैसे गिर भी है, राठी है, साहिवाल है, हरियाणा नस्ल है, ये सारी नस्लें, थारपारकर है, सभी नस्लें यहाँ गौशाला में मिल जाए। अब मेरे विचार से औषधि का रह गया विभाग। हाँ। गुरुकुल में औषध विभाग है, क्या क्या है औषधि से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, औषध निर्माण से संबंधित, उसके बारे में बताएं। कितने मरीज यहाँ आते हैं, क्या उनको उपचार मिलता है, या सिर्फ औषधि निर्माण है? नहीं, जहाँ औषधि निर्माण हुआ उसके साथ साथ वैद्य बैठते हैं, वो सब चिकित्सा व्यवस्था उनके द्वारा होती है। रोगी का लक्षण देख करके बीमारी की और उसका निदान करना और दवाइयाँ देना, हर तरह से मतलब ये धर्मार्थ औषधालय यहाँ चलता है। उसके साथ साथ कुछ दवाइयों के विक्रय से और आर्थिक दृष्टि से भी गुरुकुल को उसका फायदा पहुंचता है। लेकिन ये विशेष करके रोगियों को स्वस्थ करने के लिए, इलाज के लिए आयुर्वेदिक विधि से ये संचालित किया हुआ है, और उससे आसपास के क्षेत्र के लोग, इस इलावा के दूर के भी लोग जो वैद्य परिचित हो जाते हैं, वो दूर दूर से भी लाभ उठाते हैं। अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। अभी एक अंतिम सवाल आचार्य विजयपाल जी से खुद से ही है कि उनका क्या विजन है, क्या सपना है, क्या मन में है कि मैं इस गुरुकुल में ये करना चाहता हूँ, ये मेरी भविष्य की योजना है, ये मैं फुटप्रिंट छोड़ना चाहता हूँ यहाँ पर, ये मेरा सपना है। वो अपना सपना एक बार बताइए। जैसे यहाँ से हर प्रकार से चतुर्दिक उन्नति बच्चों की हो चारों दिशाओं में, चाहे वो खेल का क्षेत्र है, विद्या का क्षेत्र है, और धर्म प्रचार का क्षेत्र है, या प्रशासनिक तौर पर विद्यार्थी, जैसे यहाँ से एक छात्र IASP करके, और पहले SP रहे, फिर BD रहे, तो इस तरह से वो IPS बने यहाँ से पढ़ करके। IPS बन के, और
वो इस समय सेवा मुक्त है, आनंद कुमार जी। तो इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में भी यहाँ के स्नातक बहुत से कार्य कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर योगानंद जी हैं दिल्ली प्रदेश में, ऐसे ही प्रोफेसर वीरेंद्र हरियाणा में। तो इस तरह के यहाँ के स्नातक सभी क्षेत्रों में कार्य करते हैं और हमारा यही स्वप्न है कि हर क्षेत्र में यहाँ के विद्यार्थी तैयार होकर के और भारत की उन्नति के लिए अपना योगदान दें। ये संस्था बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए बहुत ही उपयोगी हो, ऐसा हमारा स्वप्न है। हम काम की बात तो छोड़ दिए, आप तो पहलवान तैयार कर रहे हैं यहाँ पर जो। हाँ। तो कोई कुश्ती में भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर खेले बच्चे? कुश्ती में भी, विश्व कैडेट कुश्ती में यहाँ के 2 छात्र 2 बार गए बाहर विदेश में भी और उन्होंने 4th 5वीं पोजीशन प्राप्त की। जो 18 वर्ष तक के बच्चे खेलने के लिए जाते हैं कैडेट में, तो इस तरह का कुश्ती का भी बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य विजयपाल जी ने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।